अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मैं हूं एजाज जरगर। आज हम बात करेंगे जनूबी एशिया के एक ज़मीनबंद मुल्क नेपाल के बारे में। इसका ज़्यादातर हिस्सा सिलसिला को हिमालय के दामन में वाक़या है। नेपाल की सरहदें शमाल में चीन, जनूब मशरिक़ और मगरब में भारत से मिलती हैं। बांग्लादेश यहाँ से महज 27 किलोमीटर दूर है। भूटान और नेपाल के दरमियान में भारतीय रियासत सिक्किम वाक़या है। नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। बरतानवी राज के दौरान अंग्रेज़ भी यहाँ नाकाम रहा। हालांकि आसपास के कई ममालिक का कंट्रोल उन्होंने संभाल रखा था। दर हकीकत 1923 ईस्वी में नेपाल और बरतानिया ने एक मुआहिदा किया, जिसके तहत दुनिया की नज़र में नेपाल की खुद मुख्तारी की ज़मानत दी गई। इस तरह नेपाल अपनी बेशतर तारीख के लिए आज़ाद रहने में कामयाब रहा। 1815 ईस्वी से पहले अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन नेपाल की आर्मी ने अंग्रेज़ी फ़ौज को शिकस्त देकर यहाँ से भगा दिया। नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू है और यही मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दरियाए बागमती के किनारे 15 लाख आबादी वाला ये शहर शहरी और नीम शहरी आबादी पर मुश्तमिल है। नेपाल की कुल आबादी 3,09,69,365 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ 61% आबादी की उम्र 15 से 65 साल के दरमियान है। नेपाल में अक्सरियत हिंदू लोगों की है। काठमांडू वादी नेवारियों का घर है, जो यहाँ का एक बड़ा नस्ली गिरोह है। काठमांडू वादी के अंदर वाक़या एक छोटा सा शहर बगदापुर है। ये किसी दौर में एक आज़ाद हिंदू बादशाहत थी। इनफरादी घरों में आम तौर पर कम अज़ कम एक मज़ार ज़रूर होता है। नेपाल की अक्सरियत हिंदू मज़ाहिब है, जो 2021 की मरदमशुमारी के मुताबिक कुल आबादी का 81% है। इसके अलावा 8.21% बुद्धमत, 5.9% मुसलमान, 3.17% क्राइस्ट, 1.76% ईसाई और तकरीबन 0.9% लोग दूसरे मज़ाहिब या किसी भी मज़हब की पैरवी नहीं करते। नेपाल का आईन तमाम मज़ाहिब को यकसां मजहबी आज़ादी की ज़मानत देता है। नेपाल की सरकारी ज़ुबान नेपाली है। ये एक इंडो आर्याई ज़ुबान है। ये संस्कृत का ही हिस्सा है। ये ज़ुबान नेपाल के अलावा भूटान, म्यांमार, हांगकांग और जहाँ जहाँ नेपाली रहते हैं बोली जाती है। नेपाली ज़ुबान हिंदुस्तान के सिक्किम, दार्जिलिंग और आसाम के कई इलाकों में बोली जाती है। इसके अलावा नेपाल की कई ज़ुबानों को सरकारी दर्जा हासिल है, जिसमें मैथिली, भोजपुरी, थारो, तमांग और नेवारी शामिल हैं। इसके अलावा तकरीबन 150 के करीब यहाँ ज़ुबानें बोली जाती हैं। नेपाल की सकाफ़त यहाँ पे मौजूद 125 मुख्तलिफ गिरोहों पर मुश्तमिल है। सकाफ़त का इजहार मौसीकी और रक़्स के ज़रिए होता है। फ़न, लोक दास्तान, ज़ुबानें, अदब, फ़लसफ़ा, मज़हब, त्यौहार और जश्न, खाने और मशरूबात वहाँ की सकाफ़त की पहचान है। नेपाल की सकाफ़त भरपूर और मुनफरिद है। ये सकाफ़ती विरसा तैयार करने में सदियाँ लगी हैं। घड़ियाई त्यौहार ये नेपाल में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसको हिंदू मज़हब के लोग हर 5 साल बाद घड़ियाई मंदिर के मुकाम पर मनाते हैं। इसमें हज़ारों जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। इस त्यौहार में तकरीबन 2 मिलियन लोग शिरकत करते हैं, जिसमें 80% लोग भारत की मुख्तलिफ रियासतों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार से शिरकत करते हैं। ये त्यौहार 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसके अलावा मनाए जाने वाले त्योहारों में दशहरा, दिवाली, लोसर, संक्रांति, नवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी और कुछ त्यौहार अक़लियती आबादी के लोगों के भी शामिल हैं। नेपाल का कुल रकबा 1,47,181 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से यह 95 नंबर पर आता है। इंतज़ामी लिहाज से इसकी 7 रियासतें हैं और ये रियासतें 75 अज़ला में तकसीम की गई हैं। को हिमालय का ज़्यादातर इलाका नेपाल में ही वाक़या है। नेपाल के मशहूर शहरों में काठमांडू, पोखरा, ललितपुर, भरतपुर, बरगंज, बटवाल, दाहरण, भीमदत्ता, जनकपुर, गोराही और बरिंदरनगर काबिल ज़िक्र शहर हैं। नेपाल का 44% हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है, जो इंसानों और माहौल दोनों के लिए अहम है। ये जंगलात बहुत से नबातात और हैवानात का घर हैं।
یہ ترائی سے لے کر ملک کے درمیانی اور پہاڑوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان جنگلوں سے ہندوستان کو بڑی مقدار میں لکڑی بیچی جاتی ہے جو آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ چند مشہور جنگلی جانوروں میں برفانی چیتا، سرخ پانڈا، ہاتھی، دلدل ہرن، گینڈا، ہمالیائی ریچھ، گھڑیال، کستوری ہرن، ڈھول اور اس کے علاوہ بہت سے جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں۔ نیپال میں ہمیشہ ہوائی جہاز حادثوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں، جس کی بڑی وجہ اونچا پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہاں کے ایئرپورٹ بھی کافی خطرناک ہیں۔ نیپال کی کرنسی نیپالی روپیہ ہے۔ یہاں کی کرنسی کو نیپال کا مرکزی بینک نیپال راشٹرا بینک کنٹرول کرتا ہے۔ 1932 عیسوی میں نیپال کی کرنسی متعارف کی گئی۔ ایک دور میں نیپال اور پاکستان کی کرنسی برابر تھی، لیکن اس وقت پاکستان سے اس روپے کی قدر کافی زیادہ ہے۔ ایک نیپالی روپے کی قیمت ہندوستانی 63 پیسوں کے برابر ہے۔ نیپال کی معیشت ترقی پذیر ہے اور اس کا زیادہ تر انحصار زراعت اور ترسیلات پر ہے۔ 20ویں صدی کے وسط تک نیپال ایک الگ تھلگ صنعتی معاشرہ تھا۔ 1951 عیسوی میں جدید دور میں یہ ملک داخل ہوا، جس میں اسکول، اسپتال، سڑکیں، ٹیلی کمیونیکیشن، بجلی، صنعت یا سول سروس موجود نہیں تھی۔ تاہم 1950 کی دہائی سے پائیدار اقتصادی ترقی کی طرف پیش رفت ہوئی۔ ملک کو معاشی لبرلائزیشن کے لیے کھول دیا گیا تھا، جس سے ماضی کے مقابلے میں معاشی ترقی اور معیار زندگی میں بہتری آئی۔ نیپال کی جی ڈی پی 36 بلین امریکی ڈالر ہے۔ یہاں کی زراعت تقریباً 65% آبادی کو ملازمت دیتی ہے۔ قدرتی وسائل، سیاحت اور پن بجلی کا بھی نیپالی جی ڈی پی میں بڑا کردار ہے۔ ہر سال یہاں لاکھوں سیاح آتے ہیں، کیونکہ دنیا کی بلند ترین 10 چوٹیوں میں سے 8 یہیں پر واقع ہیں، جن میں ماؤنٹ ایوریسٹ، جو کہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے، یہیں واقع ہے۔ 38% جی ڈی پی کا حصہ زراعت ہے۔ یہاں کی فصلوں میں چاول، مکئی، گندم، آلو، سیب، کیلا اہم فصلیں ہیں۔ نیپال کی سب سے زیادہ درآمدات ہندوستان سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چائنا، انڈونیشیا، ملیشیا، ارجنٹائنا، جاپان سے بھی درآمدات ہوتی ہے، جس میں تیل، سونا، لوہا، سٹیل، کپڑے، ادویات، سیمنٹ، کھانے پینے کی اشیاء، گاڑیاں، بجلی کا سامان شامل ہے۔ آج کی تاریخ میں نیپال کی سیاسی تاریخ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ سلطنت گورکھا برصغیر کی ایک مذہبی حکومت تھی، جس کا قیام 1768 عیسوی میں اتحاد نیپال کے بعد عمل میں آیا۔ سلطنت نیپال کے بانی پرتھوی نارائن شاہ عہد وسطیٰ کے راجپوت نسل سے تعلق رکھتے تھے اور گورکھا سلطنت کے بادشاہ تھے۔ سلطنت نیپال کی حکومت 2008 عیسوی تک یعنی 240 برس قائم رہی۔ 2008 کے بعد وہاں بادشاہت ختم کر دی گئی۔ آج وہاں جمہوری نظام نافذ ہے۔ نیپال میں تعلیم کی شرح 90% ہے۔ یہاں پہ تعلیمی نظام طویل عرصے سے گھریلو تعلیم اور گروکلوں پر مبنی تھا۔ یہ سابقہ ہندوستانی نظام تعلیم سے ملتا جلتا تھا۔ جمہوری ملک قرار دینے سے پہلے عام لوگوں کو رسمی تعلیم تک رسائی نہیں تھی۔ پہلا درباری ہائی اسکول 1854 عیسوی میں جنگ بہادر رانا نے قائم کیا تھا۔ 1971 عیسوی کے تعلیمی منصوبے نے ملک میں اس کی ترقی کو تیز کیا۔ 2010 عیسوی میں 49,000 اسکول تھے۔ 2015 تک بالغوں کی شرح خواندگی 63% تھی۔ 2021 کے ایک سروے کے مطابق یہ 71% تک پہنچ گئی۔ نیپال کے لوگ کافی محنتی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کاموں اور کارناموں کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ یہاں کے چند مشہور لوگوں میں گوتم بدھ، یہ ایک بدھسٹ بابا تھے جن کے اسباق پر بدھ مت قائم ہوا، اس لیے ان کو بدھ مت لوگوں میں کافی اہمیت حاصل ہے۔ بیریندر بیر بکرم شاہ دیو نیپال کے 11ویں لارڈ اور جنوبی ایشیا کے قانون ساز تھے۔ انہوں نے 2001 تک حکومت کی۔ وہ موجودہ تاریخ میں سب سے زیادہ عالمی طور پر مقبول نیپالی حکمران ہیں۔ مالا سنہا، یہ ایک نیپالی ہندوستانی انٹرٹینر ہیں جنہوں نے ہندی، بنگالی اور نیپالی فلموں میں کام کیا ہے۔ اپنی قابلیت اور عظمت کے لیے سمجھی جانے والی اس خاتون نے 1950 کی دہائی کے وسط سے لے کر 1970 کی دہائی کے آخر تک ہندی فلموں میں ایک مشہور ڈرائیونگ انٹرٹینر کے طور پر کام کیا ہے۔ منیشا کوئرالا، بنیادی طور پر ان کا تعلق نیپال سے ہے۔
ये बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा हैं। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा ताशियार गले, पुष्पा बसनीत, शिरपा महावीर पुन, पसांग लेम्हू शिरपा, मीरा राय, निर्मल पूजा नेपाल की काबिल जिक्र शख्सियात हैं। नेपाल का कौमी खेल वॉलीबॉल है। इसके अलावा क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग यहाँ के लोगों के पसंदीदा खेल हैं। हाल में ही नेपाल की क्रिकेट टीम ने एशियन गेम में मंगोलिया के खिलाफ एक ही मैच में T20 क्रिकेट के कई रिकॉर्ड कायम किए। नेपाल ने 20 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 314 रन बनाए, जो आज तक T20 क्रिकेट की तारीख में कोई भी टीम न बना सकी। नेपाल के बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ने युवराज सिंह का तेज तरीन निस्फ सेंचुरी का 16 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। दूसरे बल्लेबाज किशाल माला ने 50 गेंदों में 137 रन बनाए और हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने 35 गेंदों में सेंचुरी बनाई थी, कुशाल माला ने 34 गेंदों में सेंचुरी बनाकर रोहित शर्मा को दूसरे नंबर पर धकेल दिया। नेपाल ने 273 रन से जीत हासिल की, जो T20 क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत थी। यहाँ के लोग खाने के भी बहुत शौकीन हैं। यहाँ के चंद मशहूर खानों में दाल भात, निवारी खाजा, चिट्टा मारी, पुमारी, सेला रोटी और आलू अचार, पानी पूरी, चटपाई, थाकाली खाना, जोजो दू। इसके अलावा भी हिंदुस्तानी खाने काफ़ी मकदार में यहाँ दस्तयाब होते हैं। शहद नेपाल की सबसे बड़ी सनत है। इसका ज़र मुबादला आमदनी का बड़ा ज़रिया है। हर साल $471 मिलियन ये इकानमी में इजाफा करती है। दुनिया के 10 बुलंद तरीन पहाड़ों में से 8 यहाँ पर वाक़ हैं। इसके अलावा हिंदू और बुद्ध मत मजहब के भी कई ख़ास मकामात यहाँ वाक़ हैं। हर साल यहाँ पर दुनिया भर से लाखों सयाह आते हैं, जिनमें कोह पैमाओं की बड़ी तादाद होती है। 2019 में सबसे ज़्यादा यानी 11,97,300 लोगों ने यहाँ का रुख किया। नेपाल के चंद मशहूर सियाहती मकामात में पहला नंबर आता है माउंट एवरेस्ट का। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई सतह समंदर से 8,848 मीटर है। इसके अलावा दुनिया की 7 ऊंची चोटियां भी यहाँ पर वाक़ हैं। हर साल हज़ारों कोह पैमा इन चोटियों पर चढ़ने के लिए आते हैं। इसके बाद बोधानाथ स्तूपा, ये दुनिया में अपनी नौयत के स्तूपा में से एक है। इसकी तामीर 6वीं सदी के आसपास की गई थी। चतौन नेशनल पार्क नेपाल के एक मुख्तलिफ पहलू का तजर्बा करने की जगह है। ये तमाम जंगली हयात को देखने के लिए शानदार जगह है। सियाह ज़्यादातर यहाँ का रुख भी करते हैं। लैंगटांग रीजन, ये पैदल सफ़र करने वालों के लिए एक नाकाबिले यकीन इलाका है, जिसमें ऊंचे रास्ते, वसी नज़ारे, पुरानी खानकाहें और खूबसूरत पहाड़ी मनाजिर हैं। इसे ट्रैकर की जन्नत भी कहा जाता है। स्वयंभूनाथ, जिसे बंदरों का मंदिर भी कहा जाता है, यह काठमांडू के मगरिब में एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़या है। इसके कुछ हिस्से में बंदर रहते हैं, जिसकी वजह से इसे बंदरों का मंदिर भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर, यह मंदिर काठमांडू के मंदिरों में से सबसे कदीम मंदिर है और इसे नेपाल के लिए मुक़द्दस समझा जाता है। दरियाई बागमती के किनारे मगरबी काठमांडू में वाक़ ये मंदिर पगोडा तर्ज के खूबसूरत फन तामीर के लिए जाना जाता है, जिसमें तांबे और सोने का अहाता किया गया है। इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम, इस म्यूजियम को सियाह ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर से देखने आते हैं। यहाँ वीडियो के ज़रिए पहाड़ों को अच्छी तरह से दिखाया जाता है और उन लोगों के रहन सहन के बारे में भी आप जान सकते हैं। लंबिनी तारीखी बुद्धा, ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की जाए पैदाश होने की वजह से बुद्धिस्ट लोगों के लिए काफ़ी मुतबर्रिक जगह है। यह काठमांडू से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर मरकजी सियाहती रास्ते पर वाक़या है। ये थे नेपाल के कुछ खास मकामात के नाम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।